हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम आपके मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों ने पिछली वीडियो में डिमांड किया था कि आप हिंदी में भी दिखाओ, बीच में रोक रोक करके समझाओ। तो बिल्कुल इस वाली वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से समझाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द हायरार्कियल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। ठीक है, आपको ऑप्शन से रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको कहता है कि मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एट मिडिल स्कूल लेवल, मतलब कि मिडिल स्कूल स्तर पर गणित को सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है। दूसरा कहता है कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स फॉलो अ लीनियर पैटर्न, कि गणित के संकल्पनाएं एक रैखिक पैटर्न का पालन करती हैं। ठीक है, division cannot be introduced if the subtraction and multiplication operations are not strengthened। ठीक है, तो बोल रखा है कि अगर आपका व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं को दृढ़ नहीं किया जाए तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। दैट इज कि अगर आपको बच्चों को हमने ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं समझाया है, नहीं करवा पाए हैं उन्हें, तो डिवीजन करवाना पॉसिबल ही नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये फोर्थ स्टेटमेंट कहते हैं कि फ्रैक्शंस कैन बी इंट्रोड्यूस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग होल नंबर्स। ये कह रहा है कि फ्रैक्शंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पूर्णांक को प्रस्तुत करने से पहले हमें भिन्न को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आप फ्रैक्शंस को पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आपके होल नंबर्स इंट्रोड्यूस करने से पहले। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, सारी स्टेटमेंट्स में से देखा जाए तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा है नहीं कि मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका मैथ्स को हम डिफिकल्ट तो नहीं मान रहे हैं। दूसरा, कॉन्सेप्ट एंड मेथड, लीनियर कोई पैटर्न फॉलो करता ही नहीं है मैथ्स में। ठीक है, कुछ लीनियर पैटर्न होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट थर्ड पे ये दे रखा था कि डिवीजन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। देखो यार, जाहिर जाहिर सी बात है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो तो पहले तो अच्छा, डिवीजन की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ, पहले डिवीजन की बात कर रहे हैं तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन भी तो आना चाहिए ना उसके लिए। यहाँ पर आप, अगर मैं बोल रही हूँ कि 24 को 2 से ही डिवाइड कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए उसको कि भाई ये जो है ये 2 की टेबल से जब कार कट रहा है तो 2 वन 2 भी तो पता होना चाहिए ना। और फिर इसको हम माइनस करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए सब्ट्रैक्शन की, भाई माइनस करके 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 में से करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तो जरूरी है ही है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। और इसमें आपको भी पता है कि पहले हमें होल नंबर्स बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स पढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके तो फ्रैक्शंस आप पढ़ा पाओगे बच्चों को। ऐसे थोड़ा ना कॉन्सेप्ट पढ़ा दोगे फ्रैक्शन, सब आपको बच्चों को पता ही नहीं कि 3 4 5 क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये भी इसीलिए गलत हो जाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अपर प्राइमरी मैथमेटिक क्लासेस द मेन एम्फेसाइज शुड बी ऑन। ठीक है, आपकी उच्च प्राथमिक गणित की कक्षाओं में मुख्यतः महत्व दिया जाना चाहिए। किसे मुख्य महत्व दिया जाना चाहिए? आपका गिविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस, बहुत सारी अभ्यास के लिए आप अधिक मात्रा में प्रश्न हल करने के लिए दे दे बच्चों को। या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों को समझ बनाने पर। ठीक है, या फिर आपका लर्निंग ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स। ठीक है, ज्यामिति में उप उपपत्तियों के अधिगम पर। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा है आपका मेमोराइजिंग फॉर्मूला एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो सूत्रों को कलन विधियों से के स्मरण पर। तो देखो, इसमें ये मेंशन कर रखा है कि हमारा मेन एम्फोसाइज, देखो ना तो हम बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हट जाता है ना। हम बच्चों को देखो, ये अच्छी चीज़ है कि हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाएं बच्चों को और उनकी एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, यही तो हमारा मैथ्स पढ़ाने का तरीका है। तो इसीलिए ये तो आपका सेकंड ऑप्शन अच्छा हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स लर्न, देखो लर्न जो है ना आपका एक नेगेटिव टर्म है एंड हम इस टर्म को यूज नहीं करते हैं। लाइक लर्निंग इज लाइक रट्टा मारना। ठीक है, तो लर्न थोड़ा करेंगे। मेमोराइजिंग इज ऑल्सो रट्टा मारना, तो हम ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें भी ये भी आपका इसके अधिगम पर इतना फोकस नहीं करेंगे, ना हम स्मरण पर फोकस करेंगे। ठीक है, लाइक अधिगम हमें चाहिए बट मेन आपका अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तो अंडरस्टैंडिंग वाला ऑप्शन हमें सेकंड मिल गया है यहाँ पर भी आपको। ठीक है, समझ बनाने वाला ऑप्शन मिल गया है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इस बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने डिमांड किया था कि आप साथ साथ दिखाओ और सब कुछ साथ साथ समझाओ। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस, इट इज रिकॉर्डिंग।
Now in mathematics, to prove that statement A is true, one assumes that statement not A is true and proves that it is contradiction. सबने पढ़ा होगा कॉन्ट्रोडिक्शन, कि आपको प्रूव करना होता है कि ए जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है। जैसे कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 आपको बोला है कि प्रूव करो रैशनल नंबर है, तो हम पहले प्रूव करेंगे कि ये मतलब रैशनल नंबर है या नहीं है, नॉन रैशनल नंबर जो भी है। तो अगर हमें प्रूव करना होगा किसी नंबर को, सपोज मैं ऐसे 3 4 ना लेकर के मैं एन ले लेती हूँ, ठीक है, लाइक ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं ले लेती हूँ एन, एन बोल रही हूँ कि मैं रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है रैशनल नंबर। तो कॉन्ट्रोडिक्शन से पहले मैं बोलूँ, पहले मैं क्या लेट करूंगी कि एन रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट वाला केस लेंगे और फिर उस नॉट को डिसप्रूव करेंगे, तो आपका वो कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा और फिर हम ऐसे प्रूफ कर देंगे कि जो हम चीज कह रहे थे वो गलत हो गई, तो मतलब उसका उल्टा सही है, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही गणित में यह कथन साबित करने के लिए कि कथन ए सत्य है, कोई मानता है कि जो कथन ए नहीं है वह सत्य है, लाइक नॉट वाला, ठीक है, एंड इसे विरोधाभासी सिद्ध करता है, ठीक है। यह एक डैश का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? आपका डायरेक्टिव रीजनिंग का है, डिडक्टिव रीजनिंग का है, इंडक्टिव रीजनिंग का है, या फिर रिडक्टियो एड एब्सर्डम का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन है ये, ठीक है, प्रत्यक्ष तर्क है, ये आपका निगमनात्मक तर्क है, आगमनात्मक तर्क है, या फिर असंगति प्रदर्शन जो आपका ये बता रखा है हमने, ठीक है, रिडक्शियो एड एब्सर्डम का है, ठीक है। देखो वैसे मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, बिकॉज मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप हिंदी में भी साथ साथ, लाइक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऑफकोर्स, इसलिए आप कह रहे हो, तो आप हिंदी में भी साथ साथ पढ़ाओ, तो इसलिए बस मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की, ठीक है, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। सो यहाँ पर जो ये है आपका ऑप्शन सही हो जाता है, फोर्थ है, क्योंकि हम कॉन्ट्रोडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल जिसमें हम कॉन्ट्रोडिक्शन में पहले नॉट करके फिर उसको ट्रू प्रूफ करते हैं, तो ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, इसको इस प्रोसेस को याद कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इट इज योर रिडक्शियो एड एब्सर्डम, और यहाँ पे आपका असंगति प्रदर्शन है हिंदी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेड प्रैक्टिस मेथड्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सी गणित पढ़ाने में निर्देशित अभ्यास विरोधी की विशेषता नहीं है, विधियों की, सॉरी विरोधी नहीं, विधियों की, ठीक है। इसमें से कौन सा गाइडेड प्रैक्टिस मेथड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है, तो अब नॉट पूछा है आपसे, तो आप इसमें ऑप्शन में दे रखा है मॉडल इंस्ट्रक्शन, ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल वर्क विद टीचर एज गाइड, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एट होम, ठीक है। तो गाइडेड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम, गाइडेड प्रैक्टिस में इनमें से क्या चीजें नहीं होंगी, ठीक है, आप बताओ पॉज करके। हिंदी वालों के लिए यहाँ पे आपका आदर्श अनुदेश है, सामूहिक कार्य है, मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक के साथ व्यक्तिगत कार्य है, घर पर स्वतंत्र अभ्यास करना। तो अगर हम निर्देशित अभ्यास करा रहे हैं, बच्चों को गाइड करके करवा रहे हैं, तो हम घर पर स्वतंत्र काम तो नहीं दे देंगे ना उनको कि भाई आप तुम अपना देखो, जो करना है खुद करो, क्योंकि हम तो गाइड कर रहे हैं बच्चों को यहाँ पे, है ना, गाइड की बात करिए, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं देंगे, उन्हें गाइड करना है, हमें गाइड कैसे करेंगे घर पे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक जो इसका नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा था, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अ क्लास 7th मैथमेटिक टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स डॉट पेपर शीट्स टू हिज स्टूडेंट्स विद द लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉन ऑन देम, ठीक है। तो आपको एक कक्षा 7 के गणित के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को डॉट पेपर शीटें दी जिनमें एक रेखाखंड ए बी को खींचा गया है, ठीक है, लाइक लाइन खींची गई है, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, he asked the students to draw various shapes like parallelogram, rectangle, rhombus and square on the given sheets, ठीक है, using AB as one of the side। अब उन्होंने बच्चों को क्या बोला है कि अपने विद्यार्थियों को कि AB को एक भुजा मानते हुए वे विभिन्न आकृतियां जैसे समांतर चतुर्भुजन, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग को इन शीटों पे बनाओ, जैसे कि जो भी शेप्स हैं आपकी इनको बनाओ एज एन ए बी को एक लाइन यूज करके, ठीक है। किस विद्यार्थी द्वारा इस क्रियाकलाप को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की संभावना अधिक है। आपको नीचे बच्चों के एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सही से करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा इस एक्टिविटी को। वो स्टूडेंट, अ स्टूडेंट हु कैन ओनली रिकॉग्नाइज द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन हर सराउंडिंग्स, वह छात्र जो केवल अपने आसपास के परिवेश के ज्योमेट्री वाली आकृतियों को पहचानती है,
या फिर वो बच्चा जो डिस्क्राइब कर सकता है फिगर, अ स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब द फिगर यूजिंग द कंपोनेंट पार्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिगर, या फिर वह छात्र जो आकृति का विवरण देने के लिए उसके सभी घटकों और आकृतियों के विशेषताओं का उपयोग करती है, मतलब जैसे कि आपकी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उस फिगर्स वगैरह, फिगर्स की जो भी चीजें हैं वो देख रही है वो, ठीक है, उससे डिस्क्राइब करिए। या फिर वो स्टूडेंट जो सिर्फ हु कैन रिकॉग्नाइज द शेप ओनली होलिस्टिकली, होलिस्टिकली जो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकता है शेप को, ठीक है, वह छात्र जो आकृतियों को केवल संपूर्णता में पहचानती है, ठीक है, सो लाइक एज अ होल में पहचानती है जब पूरी वो आएगी उसके सामने। या फिर वो स्टूडेंट जो हु हैज मेमोराइज द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिक, या फिर जिसने सिर्फ रट्टा मार लिया है, ज्योमेट्रिक शेप्स जो है आपकी उनके नामों को कंठस्थ कर लिया है। देखो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो था ना वो था ये, जहाँ पे बच्चा जो है वो डिस्क्राइब कर पा रहा है फिगर को उसके कंपोनेंट पार्ट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिगर के हिसाब से, ठीक है, ये सबसे होलसम चीज थी आपकी। ये एकदम बढ़िया है कि हाँ ये सब बच्चा कर पा रहा है अच्छे से, उसको अच्छी नॉलेज है, इससे हमें पता लग रहा है सेकंड स्टेटमेंट से, दैट इज वाई आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ओनली की बात हो रहा है, ओनली सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है, ओनली सिर्फ ये कर सकता है, तो ओनली वाली चीजों को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, हमें तो आपको सब चीजें आनी चाहिए ना। और सिर्फ मेमोराइज्ड नेम्स रट्टा मारना, तो आपको कभी कभी क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में से देखना होता है कि यार 3 ऑप्शंस में हटा देता हूँ, कोई 3 ऑप्शन हटा देता हूँ, एक ऑप्शन तो मुझे अपने आप मिल जाएगा सही सा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता तो आप ये टेक्निक यूज करा करो, इट विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ मैथमेटिक टीचर शोज अ नंबर चार्ट इन हर क्लास विद नंबर्स 1 to 100 रिटन ऑन इट, शी देन आस्क्ड द स्टूडेंट, एक गणित की शिक्षिका ने अपनी कक्षा में एक संख्या चार्ट दिखाती है जिस पर 1 से 100 तक संख्याएं लिखी होती है, वह फिर निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। अब प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं, सिलेक्ट एनी नंबर ऑन द नंबर चार्ट, आप सिलेक्ट करो कोई नंबर नंबर चार्ट में से, ठीक है, और एड इट टू नंबर टू द लेफ्ट ऑफ इट, एड इट टू द टू नंबर एड टू नंबर टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड द वन टू द राइट, देन डिवाइड बाय 3। एक नंबर चार्ट में से कोई भी नंबर चूज करो, एक नंबर को ऐड इट टू नंबर टू द लेफ्ट, एक लेफ्ट से में ऐड कर दो, एक राइट में ऐड कर दो, और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिला, ठीक है, और क्यों मिला वो आंसर। यहाँ पे सेम मैंने आपको बताया कि संख्या चार्ट पर किसी भी एक संख्या को चयन करो, ठीक है, और उस संख्या को उसकी बाई और की संख्या और फिर दाई ओर की संख्या में जोड़ दो, ठीक है, और फिर उसे 3 से विभाजित करो, तो क्या उत्तर मिला और क्यों। इनमें इसमें से कौन सा, इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, ठीक है, पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी स्टेटमेंट है आपकी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को हेल्प करते हैं, सच क्वेश्चंस हेल्प स्टूडेंट्स इन एक्सटेंडिंग द नंबर कॉन्सेप्ट्स टू लर्निंग एल्गोरिदम ऑफ बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन की जो आपकी एल्गोरिदम्स होती हैं उनकी जो नंबर कॉन्सेप्ट है उसको बच्चे जो समझने में उनकी नॉलेज को एक्सटेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों को संख्या अवधारणाओं को मूलभूत संक्रियाओं की कलन विधि सीखने विस्तारित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द टीचर इज यूजिंग नंबर चार्ट टू टीच नंबर सीक्वेंस, ये नंबर चार्ट इसलिए यूज करिए टीचर ताकि नंबर सीक्वेंस बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। शिक्षिका संख्या क्रम सिखाने के लिए एक संख्या चार्ट का उपयोग कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है, सच क्वेश्चन हेल्प स्टूडेंट्स इन एक्सटेंडिंग द नंबर कॉन्सेप्ट टू एल्जेब्रिक थिंकिंग, यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों की संख्या अवधारणाओं को बीजीय सोच तक विस्तारित करने में सहायक होंगे, ठीक है, एज इन यहाँ पर आपकी एल्जेब्रिक थिंकिंग प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर चार्ट शुड यूज्ड ओनली टू टीच पैटर्न्स, नंबर चार्ट सिर्फ टीच पैटर्न्स पढ़ाने के लिए यूज करा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। देखो ओनली वाला तो हटा देना है, ओनली वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे ना जो हम बात कर रहे हैं ये एल्जेब्रिक थिंकिंग जो है ना आपका, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन से बच्चों को हेल्प कर रहे हैं ना, ये उसमें हेल्प कर रहे हैं। अब देखो यार ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन की बात करूँ तो देखो ये हमने हटा दिया, इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि नंबर सीक्वेंस थोड़ा पढ़ाने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे 3 उधर ऐड करो या 2 उधर ऐड करो या 3 से डिवाइड करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बच्चों को हेल्प कर रहे हैं एल्गोरिदम्स लर्न करने की, कोई बेसिक ऑपरेशन की एल्गोरिदम तो हमने किसी की बात ही नहीं करी है अभी, ठीक है, हम एल्जेब्रिक थिंकिंग बच्चों की प्रमोट करवा रहे हैं, ठीक है, हम उनकी थिंकिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों की संख्या अवधारणाओं को बीजीय सोच तक विस्तारित करने में सहायक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन मैथमेटिक्स अ स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन पैटर्न बट येट
बट इज येट टू बी प्रूवन इज कॉल्ड। अब ये बहुत बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट जो पैटर्न पे बेस्ड है बट स्टिल अभी हमें उसे प्रूव करना बाकी है, अभी वो प्रूव नहीं हुई है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन पैटर्न। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन पैटर्न बट इज येट टू बी प्रूवन। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजेक्चर। ठीक है, आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग हो सकती है बट यस, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, कंजेक्चर। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक अनुमान इसे कहते हैं। ठीक है, गणित में एक कथन जो एक प्रतिमान एक पैटर्न पर आधारित होता है किंतु अभी तक सिद्ध नहीं किया गया, उस वो कहलाता है आपका एक अनुमान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंजेक्चर। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। Now in mathematics, class students are asked to solve what will be the length and breadth of three different rectangles with perimeter 24 centimeter each. गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ है उस प्रश्न के साथ, यहाँ पे पूछा गया है what will be the length and breadth of three rectangles with perimeter 20 centimeter each. ठीक है, पर आपका पेरीमीटर बता रखा है, आपको 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर वाले तीन विभिन्न आयतों की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, पेरीमीटर सबका 24 सेंटीमीटर है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है आपको इनकी। ठीक है, क्या हो सकती है? ऐसे उसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है इस कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन में? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लग रखा है, इट रिक्वायर्स द स्किल टू रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए पुनः स्मरण और पुनरुत्पादन कौशल का होना आवश्यक है। इट्स लाइक रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन। रिकॉल का तो देखो, मैं आपको बताती हूँ, रिकॉल की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बच्चों को कुछ याद करने की जरूरत होगी नहीं इसमें कि प्रीवियसली कुछ उन्होंने रट्टा मारा होगा, अरे यार इसकी डेफिनेशन ये थी, फिर याद कर रहे हैं अच्छा ऐसा कुछ था। तो ये नहीं है, मैथ्स इज नॉट अबाउट दिस रिकॉल। ठीक है, अ टीचर शुड यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, मैंने जैसे बताया आपको रीजन। अ टीचर शुड यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स इन मैथमेटिक्स। ये टीचर जो यूज कर रही है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रही है सो दैट बच्चों में क्रिएटिविटी वो एनहांस कर सके। अगेन दिस इज योर एक्चुअली अ राइट आंसर, कि यहाँ पर ना देखो 3 रेक्टेंगल्स बता दिए हैं, पेरीमीटर तीनों का सेम है। अब लेंथ और ब्रेथ तो कुछ भी हो सकती है ना, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है? तीन, आप मुझे 3 पॉसिबिलिटी बताओ कि क्या क्या हो सकती है। तीनों आंसर्स अलग निकलेंगे, मैं आपको ये लिख करके दे सकती हूँ। ठीक है, इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं और इससे ही ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, छात्रों में गणित की संरचनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन से हम उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड लिख रखा है, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे, दिस क्वेश्चन हैम्पर्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब कि यह प्रश्न विद्यार्थियों की पेरीमीटर की समझ को बाधित करता है। तो यार बाधित करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको हटा दो। ओनली कॉम्पिटिशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। कॉम्पिटिशन स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन स्किल रिक्वायर्ड नहीं है और इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल परिकलन कौशल का होना आवश्यक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नाउ मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग। सिंस मैथमेटिक्स जो है आपका गणित चिंतन का एक तरीका है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामिनिंग पैटर्न्स। यह विद्यार्थियों को उत्पत्ति में व्यस्त संकलन और नमूनों को परखने के अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्रूफ्स और एग्जामिन कर पाओ पैटर्न्स को। स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस फॉर्मूला एंड सिंबल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान करते हुए छात्रों को सूत्र और संकेतों को दोहराते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फॉर्मूला होते हैं और सिंबल्स होते हैं, हम इनको रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग न्यू एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही है यहाँ पे कि बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी नए और विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त नीति को प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में या तो एक ऑप्शन सही हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, देखो आपका जो ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है ना, वो बी लग रहा है।
देखो रिप्रोड्यूस वर्ड इतना फ्रेंडली नहीं है, रिकॉल रिप्रोड्यूस, हम नॉलेज रिप्रोड्यूस थोड़ा ना करें, एज इट इज उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला और सिंबल्स की बात नहीं है, लाइक मैथ्स और मैथ्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूला एंड सिंबल्स। आप इसमें और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप खुद आंसर निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो। सो इसीलिए बी को हम हटा देते हैं। ए आपका अच्छा है कि हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, सो ऑलवेज लाइक एंगेज कर पा रहे हो अगर आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो हमेशा इसको एक पॉजिटिव वर्ड लो और आंसर में ऐड कर सकते हो। अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज की बात करी जा रही है, न्यू और डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ए और सी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको बच्चों को आप नए नए उसमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो प्रश्नों को हल करने की। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज की बात करी है, यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटी की बात करिए, तो आपका ए और सी ये दो ऑप्शंस आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। सो द स्टेटमेंट लर्निंग experiences of students involve in looking at specific examples and seeking patterns in order to devise the and writing generalization is most important to। इस कथन छात्रों के अधिगम के अनुभवों में विशिष्ट उदाहरणों का अवलोकन करना और उनमें पैटर्न प्रतिमान खोजना शामिल होना चाहिए ताकि वह सोचकर सामान्यकरण की युक्ति निकाल सके और लिख सके। ठीक है, ये के लिए अति उपयुक्त है। ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है किसके लिए, द स्टेटमेंट लर्निंग, यहाँ पे जनरलाइजेशन तक है, यहाँ पे इधर तक। ठीक है, कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों के वो इन्वॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को देखना, फिर पैटर्न ढूंढना उसमें, और जिससे कि वो एक कुछ डिवाइस कर सके और जनरलाइज कर सके अपने आंसर्स को। तो ये कौन सा मेथड है आपका, दिस इज विच मेथड। जनरलाइजेशन कब होती है, जनरलाइजेशन आपका जनरलाइजेशन के बाद आपका रूल बनता है। एग्जाम्पल्स की बात पहले हो रही है, तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, तो कौन सा मेथड होता है ये, बताया था, हर क्लास में बता रही हूँ मैं, ये इंडक्टिव मेथड है, जब आप एग्जाम्पल से रूल पढ़ा रहे हो बच्चों को या फिर बच्चा एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ये आगमनिक पद्धति है, जहाँ पे आप एग्जाम्पल करते हो पहले, फिर उसके बाद रूल करते हो। ठीक है, मतलब आप फॉर्मूला बाद में बताओगे, पहले आप एग्जाम्पल्स कर रहे हो, तो यहाँ पे भी बच्चे पहले एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, उसके बाद जनरलाइज कर रहे हैं, और जनरलाइज करके तो फॉर्मूला ही बनाएंगे, तो कोई रूल ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। एंड दैट्स इट, इसी के साथ आपकी मैथ्स की पेडागोजी हो जाती है खत्म। और भी वीडियोस आती रहेंगी वैसे, देखते रहना आप। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।